नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 में हूं मनीषा गुप्ता। और वो ऐसा मौसम है कि विंटर्स भी है और शादियों का सीज़न भी है और ऐसे समय में ड्राई फ्रूट्स की मांग यहां पर काफ़ी बढ़ती है। लेकिन क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह की मांग बढ़ेगी? अगर आप नंबर्स एंड रिपोर्ट्स देखें तो 2023 से 2029 के बीच में भारतीय बाजार करीबन दोगुना हो जाएगा, ऐसा काफ़ी सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का मानना है। लेकिन किस तरह की है तेज़ी, कैसे हैं प्राइसेस और आगे जाकर क्या ट्रेंड्स रह सकते हैं? हमारे साथ बोलाज एंड ऑल इंडिया कैशू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राहुल कामत हैं। राहुल नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे एक ओवरऑल ड्राई फ्रूट मार्केट का एक ट्रेंड लेना चाहेंगे। हम जानते हैं कि पिछले साल प्राइसेस कम थे और पिछले साल के मुकाबले इस साल प्राइसेस में अच्छा खासा एक रनअप देखने को मिला है। इस रनअप के बावजूद पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह का रनअप है एंड सामने डिमांड कैसी है? मनीषा, थैंक यू सो मच। इस साल का दिवाली ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा रहा। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे हर एक दुकान पे ड्राई फ्रूट्स का ढेर था एंड लोगों ने बहुत अच्छा खरीदी किया। ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स अभी फैशन में आ गया है बिकॉज इसका शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होता है एंड लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हुए हैं, इसीलिए ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स का बहुत अच्छा डिमांड रहा दिवाली के टाइम पे। एंड गिफ्टिंग का भी बहुत अच्छा सीजन रहा। आगे जाके अभी जैसे आपने बोला शादी का सीजन शुरू होने वाला है, विंटर शुरू होने वाला है, दोनों सीजन में ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, प्राइसेस बढ़े हैं। प्राइसेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन से 20 से 30% प्राइसेस बढ़े हैं। बट जैसे हम 4-5 साल पहले से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो आज का प्राइसेस है वो 4 साल पहले का ही प्राइसेस है। तो अगर पीछे से हम देखेंगे तो इतना ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इट इज स्टिल अफोर्डेबल फॉर द कॉमन मैन। राहुल, विद इन दिस अगर भी हम देखें, जैसे आपने कहा 20 to 30% हमने प्राइस राइज आता हुआ देखा और आपने कहा दिवाली इस बार काफ़ी अच्छी रही। किस तरह की सेल्स इस दिवाली पिछले दिवाली के कंपैरिजन में आप देखेंगे? इवन विद दिस प्राइस राइज आप कहेंगे ये क्वार्टर जो दिवाली वाला क्वार्टर है वो पिछले साल के मुकाबले बेहतर था? जैसे हम ज्यादा सर मॉडर्न ट्रेड या ई कॉमर्स में बात करते हैं, वहाँ इवन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ प्राइस वैल्यू तो ऑफकोर्स बढ़ा है, बट इवन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 5 से 10% का बढ़ोतरी आया है सेल्स में। बट अगर हम किराना और छोटे दुकान में बात करते हैं तो वहाँ वॉल्यूम लास्ट ईयर के जैसे ही था। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 15-20% बढ़ा है, वहाँ वैल्यू वॉल्यूम नहीं बढ़ा है। बट ई कॉमर्स एंड मॉडर्न ट्रेड में वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ा है। राहुल, विद इन द स्पेस एज वेल जो बहुत फेवरेट ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बेसिकली काजू, बादाम, पिस्ता एंड किशमिश इन सम सेंस है। यहाँ पर अगर इसे कैटेगराइज किया जाए, किस तरह का प्राइस राइज अक्रॉस बोर्ड रहा? सॉरी, किस तरह का प्राइस राइज कैसा रहा? हम 20 to 30% एज अ ब्लैंकेट प्राइस राइज देख रहे हैं, बट विद इन दिस स्पेस एज वेल ज्यादा प्राइस राइज कहाँ रहा? काजू और अखरोट में प्राइस राइज थोड़ा ज्यादा रहा है, 30 से 40% रहा। बादाम में 5 से 10% प्राइस राइज रहा। किशमिश लगभग सेम रेट है जैसे लास्ट ईयर का था। सबसे ज्यादा काजू और अखरोट का प्राइस राइज रहा। राहुल, अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें और आप क्योंकि काजू में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा काम करते हैं, कैसे आपने ये इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो होते हुए देखी है? किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स है? आगे जाके कैसे नंबर्स देखने को मिलेंगे? काजू का इंडस्ट्री इंडिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। ड्राई फ्रूट्स में 40% का ड्राई फ्रूट्स काजू इंडस्ट्री होता है एंड इसमें मोर देन 5 लाख लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं काजू इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री थोड़ा बहुत मुश्किल में आया है लास्ट 3-4 साल से बिकॉज ऑफ सो वेरियस रीजंस, बट आई एम वेरी होपफुल। अभी आगे जाके इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा मौका है एंड इंडिया का काजू का जो एक्सपोर्ट भी है अभी आगे जाके बढ़ने के बहुत आसान है बिकॉज इंडियन कैशू इंडस्ट्री हैज बिकम बहुत कॉम्पिटिटिव बना है। फिर इसीलिए कैशू इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है एंड बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं अच्छा बड़ा बड़ा इवन मल्टीनेशनल कंपनी भी कैशू इंडस्ट्री लगाने का सोच रहे हैं। तो आगे जाके वो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगा इंडस्ट्री में। एक्सपोर्ट नंबर्स एज ऑफ नाउ कैसे हैं राहुल? एंड जैसे आपने कहा वी आर कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, तो अभी क्या नंबर्स हैं? ग्रोथ पिछले कुछ सालों में कैसी देखने को मिली है? आगे किस तरह के ट्रेंड्स? साल का लगभग 40,000 से 45,000 टन हम काजू कर्नल एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी। एंड एक टाइम पे अगर हम 10 साल पहले जाते हैं तो हमने साल का 1 लाख टन का भी काजू एक्सपोर्ट किया था।
तो वहां से हम बिकॉज ऑफ अनकॉम्पिटिटिवनेस हम पीछे हट गए थे। अभी उसका 50% एक्सपोर्ट हो रहा है, बट इस साल से हम वी आर वेरी होपफुल कि नंबर फिर बढ़ेगा। हमारा ऑल इंडिया कैशू एसोसिएशन बहुत काम कर रहे हैं इस पे कि ब्रांड इंडिया का कैशू कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट कर पाए। तो मुझे आशा है कि अगले 2 साल में हम 1 लाख टन फिर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ओवरऑल मार्केट इंडिया की अगर देखी जाए तो कैश्यूज की कितनी है वीजा वी ओवरऑल ड्राई फ्रूट्स? मनीषा, कम अगेन प्लीज। राहुल, ओवरऑल ड्राई फ्रूट्स का कितना बड़ा मार्केट है एज ऑफ नाउ इंडिया में, और उसमें काजू का जैसे आपने कहा 40% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर इसको वैल्यू वाइज देखें तो वेयर डू वी स्टैंड? हम ड्राई फ्रूट्स का इंडिया में सेकेंडरी मार्केट लगभग 55,000 करोड़ रुपीस का मानते हैं। उसमें अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस का आजू बाजू का काजू का मार्केट है, एंड बाकी का ड्राई फ्रूट्स इसका काजू का पीछे आते हैं। टोटल अराउंड 50 to 55,000 करोड़ रुपीस का सेकेंडरी मार्केट। राहुल, आगे जाकर यहाँ पर जिस तरह की इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, ऑफ कोर्स मार्केट्स थोड़ा सा उसको लेकर कंसर्न रही हैं। ड्राई फ्रूट्स को लेकर हमने बजट में भी कुछ यहाँ पर या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट आता हुआ नहीं देखा। बहुत जल्दी फिर से बजट की यहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। कुछ एट ऑल आप लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक हम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पीएलए स्कीम जो ड्राई फ्रूट्स के लिए अभी नहीं है, वो पीएलए स्कीम ड्राई फ्रूट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सरकार से। एंड दूसरा ड्यूटी रैशनलाइजेशन का जो बात कर रहा है, स्पेशली अखरोट में जो 100% का ड्यूटी है, हम पर केजी ड्यूटी का मांग कर रहे हैं सरकार से। एंड ये दोनों चीज मुझे उम्मीद है कि इस बजट में हो जाएगा। राहुल, एक और सवाल, और ओवरऑल डिमांड यहाँ पर अच्छी है जैसे आपने कहा मार्केट्स में। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वीजा भी नॉट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट देखें तो उसकी कैटेगराइजेशन क्या है? नहीं, आज का डेट में अराउंड 25 से 30% मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉमर्स जो हम ऑर्गेनाइज मार्केट बोलते हैं उसमें है, एंड अराउंड 55 to 65% अनऑर्गेनाइज मार्केट जो मंडी और किराना का मार्केट में है। बट आप ग्रोथ देखेंगे तो ऑर्गेनाइज मार्केट में ग्रोथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज मार्केट। एंड आगे जाके आई थिंक ऑर्गेनाइज मार्केट अगले 3 से 5 साल में 50-50 हो जाएगा, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ओके राहुल, एक फाइनल सवाल है, और बहुत सारे लोग विंटर्स हैं और आगे और विंटर्स बेटर ही होने वाले हैं, वेडिंग सीजन भी आने वाला है, तो एज ऑफ नाउ तो जो डिमांड है वो शायद आगे जाकर बेटर ही होगी। आप क्या टिप्स देंगे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए? बिकॉज इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, इतने सारे प्राइसेस हैं। एक ही शॉप में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर भी आपको 10 तरीके के काजू दिखा दिए जाते हैं। एंड ऑफकोर्स आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट रोस्टेड एंड सॉल्टेड और बारबेक्यूड जैसी चीज़ें वहाँ पर, लेकिन कैसे लेना चाहिए? नहीं, एक मैं बात बताता हूँ, कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। आप जो भी ले ट्रस्टेड ब्रांड ले, अच्छा मटेरियल ले, सस्ते के पीछे ना जाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत से दुकानों में जो अपना स्टोर, जो स्पेशली मैं ये देखता हूँ जो लोअर एंड के जो किराने का दुकान होते हैं, वहां अपना स्टोर ब्रांड में थोड़ा वो जो काजू का होता है वो उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता। तो आप बाहर जो जो दिखता है वो ले, जो बाहर से उसमें जो अंदर का काजू देख के ले। एंड ऑफ कोर्स जो क्रिस्पी क्रंची काजू होता है दैट इज द बेस्ट वन। ऑल राइट राहुल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए, मार्केट ट्रेंड्स पर तो बात करने के लिए ही, और ये टिप्स भी हमारे साथ यहाँ पर दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे लेंगे हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कमोडिटी मार्केट्स में। हमारे साथ अब एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और इवन बिफोर हम कमोडिटीज़ में जाएं, प्रथमेश, करेंसीज, एंड मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था, आपने जिन लेवल्स का बात किया था वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, पर जिस तरह से हम यहाँ अपने आज तो 0.25% की डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिली है, तो रुपए में अब यहाँ पर क्या राय देना चाहेंगे? आई थिंक क्लियरली मनीषा 85 क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी जल्दी दिखाई दे रही है, और डॉलर स्ट्रेंथ जिस हिसाब से हो रही है, आई थिंक क्लियरली उसका इंडिकेशन रुपी वीकनेस पे हम बहुत ही जल्द 85 क्रॉस करते हुए देखेंगे। हालांकि काफ़ी नैरो मूवमेंट है अगर आप रुकी का देखेंगे, बट फिर भी एट द हाईएस्ट पॉइंट पे है। सो वी कैन नॉट रूल आउट 85-50 वेरी सून, और डॉलर स्ट्रेंथ एंड और रुपी वीकनेस बहुत जल्दी प्ले आउट हो सकता है।
प्रथमेश, बहुत सारे लोग अभी ये मानते हैं कि ये शायद एक नी जर्क रिएक्शन है या फिर आप इसे लॉन्ग टर्म डिवैल्यूए होता हुआ देखते हैं, बिकॉज जो डॉलर इंडेक्स है वहाँ पर हमने एक पॉज लगता हुआ देखा है। वहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी वहाँ पर शायद बनते हुए नजर नहीं आएगी। अपने हाई से, नवंबर के हाई से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे फिलहाल डॉलर इंडेक्स है, लेकिन रुपए में गिरावट जारी है। आप बोलेंगे ये बहुत ही रीजनल लोकल फैक्टर्स भी हैं? आई थिंक मनीषा 100 से लेके 106 तक ऑलमोस्ट अभी ये साल खत्म हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स का मूव 6% राइज इन डॉलर इंडेक्स इज स्टिल अ बिग मूव इन कंपैरिजन। रुपी को अगर आप देखेंगे तो काफी नैरो रेंज में है। सो इट क्लियरली स्टेट्स कि रुपी इज वेल मैनेज्ड बाय आवर सेंट्रल बैंक। अगर 6% मूव डॉलर इंडेक्स में आया तो रुपी में ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो एटलीस्ट 3% का मूव आना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, जो काफी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। बट फिर भी हम यहाँ पे रोल आउट नहीं कर सकते 85-50, और पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे बहुत जल्दी होने के लिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ द पॉलिसीज इन द यूएस पेयर आउट एंड हाउ सेंट्रल बैंक मीटिंग्स को। ऑलराइट, तो 85.5 रुपए में देखने को मिल सकता है। वंदना, आपको भी लगता है कि यहाँ से 1 रुपए तक की गिरावट बहुत जल्दी देखने को मिलेगी? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि 85.35 तक तो आ सकता है। और प्रथमेश ने बहुत अच्छे से बताया यहाँ पे कि चीजें वेल मैनेज्ड है। यहाँ पे फिर सिर्फ डॉलर इंडेक्स पे नहीं आ रहा है, क्रूड का भी जो इंपोर्ट बिल है वो काफी मैनेज करके रखा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 85.35 जो है वो लेवल हम आता हुआ देख रहे हैं, और इम्पैक्ट सीधा सीधा यहाँ पे सोने में है, और वहां पे हम लोगों ने एक हायर साइड आता हुआ देखा है। ऑलराइट, क्योंकि आपने सोने की बात की ही है, तो क्या सेंस है यहाँ पर और क्या स्ट्रैटेजी देना चाहेंगी? बिल्कुल, थोड़ा सा डिकपल हो सकता है यहाँ पे मनीषा। मुझे लग रहा है कि अपना जो मार्केट है वहां पे हम लोग एक बारी प्राइसेस जो है 200-300 प्लस होता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग मुझे लग रहा है कि 76,100 तक प्राइसेस आ गया बिकॉज ऑफ INR। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि रिकवरी थोड़ी सी स्लो यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी डोमिनेटिंग होकर ट्रेड हो रहा है, और जो डेटा है वो थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स आने की उम्मीद है। और मेजरली यहाँ पे डेटा थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव साइड है आज के दिन में यूएस का, तो वो डॉलर इंडेक्स को और भी यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। और रात में यहाँ पे इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में जो गोल्ड की स्टोरी है वो थोड़ी वीक हो सकती है फिर से। तो सोने में बिकवाली करके काम करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे अभी भी हमने देखा है कि डिक्लाइंस वहां पर बनते हुए नजर आए हैं। आप कैसे देखते हैं प्रथमेश, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही किस तरह के ट्रेड्स करने चाहिए? आई थिंक डॉलर स्ट्रेंथ कमोडिटी वीकनेस इज गिवन, तो जिस हिसाब से डॉलर मूव हो रहा है और अकॉर्डिंग डायरेक्ट कोरिलेशन के हिसाब से दोनों काउंटर में सेल ही करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखिए, 80,000 का सोना और करीब 1 लाख का सिल्वर, दोनों को कंपेयर करके अभी के प्राइस पॉइंट देखिए तो आपको बार्गेन बाय दिखाई देगा, मतलब बार्गेन बाइंग दिखाई देंगे। बट फिर भी मेरे ख्याल से इसमें वीकनेस अभी भी जारी रहेगी, और जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए पर्सपेक्टिव ये है कि हर उछाले में दोनों काउंटर में बेचे। 76,820 के करीब फरवरी वाया था गोल्ड का, बेचे 77,000 का स्टॉप लगाए, और नीचे 76,300 के टारगेट रखे। ये नीचे वीकनेस और भी एक्सटेंड हो सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। उसके अलावा सिल्वर में भी हर उछाले पे बेचना चाहिए, करीब 91,000 के करीब इसको बेचे, 91,600 का स्टॉप लगाए, टारगेट 89,500 के लिए रखे। मेरे ख्याल से दोनों ही काउंटर में वीकनेस जारी रह सकती है। ऑलराइट, तो सोने और चांदी में बेच के काम करना है। अपने ऑल टाइम हाई से दोनों ही खासे गिरते हुए दिखे हैं, लेकिन अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढने की कोशिश ना करें। साथ ही साथ प्रथमेश, अगर मेटल्स की बात की जाए तो मुनाफा वसूली यहाँ पर भी है, इवन एज स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल्स थे, और वो हमने प्ले आउट होते हुए भी देखे, स्पेशली एल्यूमिनियम और जिंक में। लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ऊपर टिकते हुए नज़र नहीं आए हैं मेटल्स। क्लियरली 2025 एज वी स्टेप इनटू दैट बहुत सारा कुछ वॉच करने के लिए होगा। फर्स्ट क्वार्टर में चाइना, यूएस, टैरिफ्स, टैक्सेस, क्या चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं। लेकिन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर नियर टर्म के लिहाज से क्या करें? आई थिंक इवेंट्स जैसे पैन आउट होना है वैसे पैन आउट हो जाएंगे, लेकिन बेस मेटल्स एक लैकलस्टर काइंड ऑफ सिचुएशन में है, जहाँ पे अपसाइड वाली मोमेंटम जो है वो एकदम रुक सी गई है। और मुझे यहाँ पे उम्मीद भी नहीं है कि गोइंग इनटू 2025 वी विल सी ब्राइट मोमेंटम इन ऑल द मेटल्स, बिकॉज सिचुएशन ग्लोबली जो है वो क्लियरली एट द पॉइंट ऑफ रिस्क है, और इसमें जो मेटल्स की डिमांड है वो ज़्यादातर कम ही रहती है। तो इन दैट सेंस डिमांड साइज विल नॉट प्ले आउट वेल। तो हर मेटल्स में मेरे ख्याल से करेक्शन 2025 में पॉसिबल दिखाई देता है। बट फिलहाल के लिए, हाल फिलहाल में, बिकॉज वेर इनटू दिसंबर और ट्रेड थोड़ा ड्राई हो सकता है। कॉपर में मेरे ख्याल से बिकवाली की सलाह रहेगी, 812 के करीब इसको बेचे, 816 का स्टॉप लगाए, टारगेट 804 के लिए रखें।
प्रथमेश, एक और चीज़, और जहां तक अब इंडियन एक्सचेंजेस की बात है और जहां पर हम मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं, तो ऑप्शंस के नंबर्स हमने काफ़ी स्ट्रांग वहां पर आते हुए देखे हैं। ऑप्शंस में पार्टिसिपेशन अच्छा खासा है। तो जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं, जो फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, ऑप्शन एक बेटर तरीका है काम करने के लिए, किस तरह की स्ट्रैटेजीज मेटल्स में, ऑप्शंस में यहाँ पर बनाई जा सकती हैं? आई थिंक क्लियरली मनीषा, मेटल्स में ऑप्शंस जैसे चाहिए वैसे लिक्विडिटी थोड़ी सी मिसिंग है, बट मेरे ख्याल से ऑप्शंस में ऑयल और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये दो काउंटर में काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी, वॉल्यूम और लिक्विडिटी तीनों भी है। सो इन कंपैरिजन मेटल्स में थोड़ा लैकलस्टर है, बट ऑप्शंस के जरिए यहाँ पे मेटल्स में थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बट अदरवाइज अगर आप कमोडिटी में ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो पहला टिक मैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को दूंगा, उसके बाद सेकेंड टिक गोल्ड और सिल्वर के लिए। ऑल राइट, वंदना, आप कैसे देखती हैं? और बात यहाँ पर अब क्रूड ऑयल की ही कर लेते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस अभी आपकी स्क्रीन पे आए थे, जहाँ पर ऑलमोस्ट 5% तक की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हमने यहाँ पर बेहतर होते हुए देखी हैं, जैसे प्रथमेश ने मेंशन भी किया। अब यहाँ पर बाजार को लग रहा था कि तेजी देखने को मिलेगी, 310 तक के भी टारगेट्स मैंने पिछले हफ्ते यहाँ पर सुने थे, पर क्लियरली वो फिलहाल चार्ट्स पे नहीं है। जी मनीषा, दिसंबर मंथ है तो काफी चीजें यहाँ पे हैं। इवेंट्स या तो नहीं है या फिर रिशफलिंग भी होती है यहाँ पे इंडेक्स में। इंडेक्स रिबैलेंसिंग भी एक फैक्टर है जहाँ पे हम लोग एक अनइवन मूवमेंट आता हुआ देखते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि 254 260 एक काफी स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ पे नेशनल गैस को एक सपोर्ट लेना चाहिए। वहां पे हम कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक बार हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके चले, मीन्स की 1.5 मंथ का एक ड्यूरेशन लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 312 का जो लेवल है, 312 का लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $3.9 से $4 का एक लेवल जो है वो आ सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे जो पूरे मार्केट है वो वॉच कर रही है 5 ईयर्स की जो उनकी एवरेज इन्वेंट्री है। अगर उससे नीचे जाती है इन्वेंट्रीज इस साल की या 25 की इन्वेंट्री, तो वो एक बड़ा ट्रिगर यहाँ पे हो सकता है नेचुरल गैस के लिए। विंटर्स अप्रोचिंग है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ईयू में जो सप्लाई साइड है वो स्मूथ है, तो मुझे लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, थोड़े करेक्शन पे आएगी। यहाँ पे ज्यादा लंबा टारगेट ना रख के 312 का रखे। और मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में $66.3 इमीडिएट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको यहाँ पे नहीं तोड़ना चाहिए WTI को, अदरवाइज $64 देख सकते हैं। और घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि 5750 से लेके 5800 एक बढ़िया सा बाइंग जोन है, वहां पे बाइंग करना चाहिए। लेकिन 6000 से ऊपर स्टेबल होना थोड़ा सा मुश्किल अभी क्रूड ऑयल के लिए। और जिस तरीके से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ओपेक यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज को डिले कर सकता है, ये अपने आप में बेयरिश इंडिकेशंस हैं। सीज फायर की बात है, इफेक्टिव भी है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि क्रूड के लिए बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग अपसाइड यहाँ पे आता हुआ दिखाए 6200 6400 जोन का। तो 2025 में एक डल स्टार्ट होता हुआ देख सकते हैं एनर्जी काउंटर में। ऑल राइट, प्रथमेश, आप कैसे देखेंगे? क्योंकि स्टार्ट तो यहाँ पर दिसंबर की भी थोड़ी डल ही हुई है, लेकिन 5 दिसंबर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा देखने के लिए। इवन एज मार्केट्स फैक्टर इन कर चुके हैं कि एक और पोस्टपोनमेंट हम आता हुआ देखेंगे। लेकिन IEA की तरफ से सिटी ने जो रिपोर्ट निकाली है, सबका मानना है कि 2025 एक सरप्लस वाला साल रह सकता है। ओपेक, नॉन ओपेक, US की प्रोडक्शन बढ़ती हुई नजर आएगी। ट्रंप ऑफकोर्स फ्रेंडली है फॉसिल फ्यूल्स की तरफ भी। आप कैसे देखते हैं एक नियर टर्म एंड लॉन्गर टर्म आउटलुक? आई थिंक क्लियरली मनीषा, अगर आप इवेंट्स को पैन आउट देखेंगे, पूरा साल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहा है, बट इस पूरे साल में एक्चुअल डिस्टर्बेंसेस नहीं हुए हैं ऑयल के सप्लाईज को लेकर। सो ये बात तो क्लियर है कि इन गोइंग इनटू 2025 हम लोग सरप्लस सप्लाईज की तरफ ही देख रहे हैं। ऑल्दो मिड टर्म वोलेटिलिटी आते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ इवेंट्स इन रशिया, यूक्रेन, उसके अलावा इजराइल एंड हमास एंड अदर अनसर्टेनिटी सिचुएशन पैंस आउट। बट फिर भी मेरे ख्याल से 6000 जो है इंडिया M6 में जो मेक या ब्रेक सिचुएशन है क्रूड के लिए, और 6000 क्रॉस होता है तो यहाँ पे आपको कोई मूवमेंट की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, बट प्योरली इवेंट बेस्ड होगा। और यहाँ पे वैसे कोई फिलहाल तो कोई फैक्टर्स नहीं है जहाँ पे इसको उछाले लेके जाए या फिर नीचे लेके आए, बट मेरे ख्याल से 6000 एक लेवल है जो वॉच करना चाहिए। फिलहाल जो ट्रेड कर रहे हैं उनको तो हर उछाले में इसको बेचने की सलाह रहेगी। 6000 का ओवरऑल स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 5680 5600 तक रहेगा। कम ही कमोडिटीज़ हैं 2025 में जो नेगेटिव क्लोजिंग देंगी, लेकिन एनर्जी एज अ पैक इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दैट। कच्चे तेल में जैसे कि आप देख सकते हैं वो एक साल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर नेगेटिव ट्रेड्स हमने होते हुए देखे हैं। मेटल्स में भी कुछ मिक्स ट्रेंड्स हैं, लेकिन नेगेटिव ये साल शायद उनके लिए ख़त्म नहीं होगा। क्रूड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक काफ़ी चॉपी मूव रहा है। वंदना, एग्रीकल्चर स्पेस और ये भी थोड़ी सी ऑन द डैम्प साइड रही है, ना सिर्फ वॉल्यूम्स के लिहाज से बट प्राइस के लिहाज से भी। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि सप्लाई साइड काफी स्मूथ है। आप ब्रॉडर भी यहाँ पे ले ले जो एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है, वीट से लेके सोयाबीन हो या
क्रूड palm oil ने एक अच्छा वो दिखाया, कॉर्न, मेज, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि एक थोड़ा-सा डाउन साइड लेते हुए कॉफ़ी ने ऑफ कोर्स यहाँ पे काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। लेकिन अगर एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि जाते-जाते धनिया ने एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिया है और ग्वार काउंटर भी डिसअपॉइंट किया है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगर देखा जाए तो टर्मरिक एक कमोडिटी हो सकती है जो यहाँ पे शाइन करेगी, और जीरे में हम लोगों ने यहाँ पे बैकवर्डेशन में ही ट्रेड होता हुआ अभी भी देख रहे हैं हम लोग, तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। लेकिन एक कमोडिटी है यहाँ पे कैस्टर सीड में मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड देखने को मिल सकता है 2025 में। और दूसरी कमोडिटी मुझे लग रही है कि अगर वॉश ऑयल में एक अगर वॉल्यूम आ जाता है तो इस कमोडिटी में भी एक अच्छा सा एक हम अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। तो बड़ी छोटी सी कमोडिटी, अगर लिक्विडिटी यहाँ पे होती है तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है। चलिए, आशा यही है कि दिसंबर में हम एक बार और वो बैन्स आते हुए नहीं देखेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्यूचर्स में। 2025 एक बेहतर साल की तरह यहाँ पर उभर कर आएगा। हेजिंग पॉसिबिलिटीज, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म यहाँ पर फिर स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे और वो वॉल्यूम्स जहाँ पर एग्री में हमने कमी आते हुए देखी है वो थोड़ा सा इंप्रूव होंगे। वेल, विद दैट होप, बहुत शुक्रिया वंदना, प्रथमेश, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।